हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, अभी तक हमने पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में डिस्कस किया था कि पृथ्वी जितनी ऊष्मा को ग्रहण करती है उतनी ही ऊष्मा का वह त्याग भी है वो कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इसमें टॉपिक टेम्परेचर यानी तापमान। ठीक है, सूर्यताप और तापमान एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, यानी ये दोनों क्या है कि अलग अलग भिन्न अवधारणाएं हैं। सूर्यताप की वायुमंडल की ओर पृथ्वी की सतह से होने वाले अन्योन्य क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को तापमान के रूप में मापा जाता है। यानी सूर्यताप यानी इंसोलेशन की वायुमंडल की ओर पृथ्वी की सतह से, इन वायुमंडल से की ओर से पृथ्वी की सतह से होने वाली अन्योन्य क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों के, यानी जहां ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, कि जहां ऊष्मा किसी भी पदार्थ यानी किसी भी मटेरियल के कणों की जो अणुओं की जो गति होती है उस गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। उसके विपरीत जो तापमान है वो किसी स्थान या पदार्थ के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है, यानी डिग्री में उसको मेजर है वो किया जाता है। अब देखो, तापमान क्या होता है कि किसी स्थान यानी कोई भी प्लेस हो सकता है, ठीक है, वो आपका बावल हो सकता है, रेवाड़ी हो सकता है, या आपका विलेज हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी किसी स्थान पर मानक अवस्था में मापी गई, यानी किसी भी स्थान पर मानक अवस्था में मापी गई भूतल से लगभग यानी अर्थ सरफेस से लगभग 4 फीट ऊंची वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहा जाता है। यानी किसी भी स्थान पर मानक अवस्था में मापी गई भूतल से लगभग 4 फीट ऊंची वायु की गर्मी को, कि वायु कितनी गर्म है, वायु की गर्मी को उस स्थान का टेम्परेचर है वो कहा जाता है, यानी उस स्थान का तापमान है वो कहा जाता है। अब देखो, सूर्यताप और तापमान में अंतर जान लेना बहुत जरूरी है आपके लिए, कि तापमान क्या है और सूर्यताप क्या है, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि सूर्यताप क्या है और तापमान क्या है। ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट है देखो सूर्यताप, और ये है आपका तापमान। ठीक है, सूर्यताप ऊर्जा का एक रूप है, कि इंसोलेशन है वो क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो वस्तुओं को गर्म करती है। कि सूर्यताप क्या है कि ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को गर्म करता है। इसके विपरीत तापमान किसी पदार्थ की गर्मी या ठंडक की माप है। जो तापमान है वो किसी पदार्थ को गर्म या ठंडक का मेजर है, एक यूनिट है, एक माप है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें, सूर्यताप को जूल या कैलोरी में प्रकट किया जाता है, कि सूर्यताप को जूल और कैलोरी में है वो प्रकट किया जाता है। तापमान आवश्यकता अनुसार कई पैमानों पर मापा जाता है, कि जैसी आवश्यकता होती है आवश्यकता के अनुसार तापमान को कई पैमाने में स्केल के ऊपर मेजर है वो किया जाता है। लेकिन इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट प्रमुख है, कि जो सबसे ज्यादा मेजर किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर है वो किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है, सूर्यताप का संचार या स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। कि सूर्यताप का चालन या स्थानांतरण, संवहन, विकिरण और संचार द्वारा सूर्यताप का चालन है वो होता है। तापमान का संचरण नहीं होता, यानी तापमान का संचरण है वो नहीं होता। सूर्यताप या ऊष्मा पदार्थों को गर्म करती है। जो सूर्यताप या ऊष्मा है वो क्या पदार्थों को गर्म करती है। इससे ठोस पदार्थ तरल और गैस अवस्था में बदल जाते हैं, यानी यह पदार्थों को गर्म करती है। इससे जो ठोस पदार्थ होते हैं वो तरल या गैस अवस्था में बदल जाते हैं। पदार्थों को ऊष्मा मिलने से उनका तापमान बढ़ता है, कि पदार्थों को जब ऊष्मा मिलती है तो उससे उनका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार सूर्यताप और तापमान एक दूसरे के पर्यायवाची ना होकर ये दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं, इन दोनों में काफी अंतर है वो है।
अब नेक्स्ट आता है तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। किसी भी स्थान पर, यानी कोई भी प्लेस, XYZ कोई भी प्लेस हो सकता है, वो किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है, कि किसी भी प्लेस के ऊपर वायु का जो टेम्परेचर है वो निम्नलिखित कारकों द्वारा, निम्नलिखित फैक्टर्स द्वारा इफेक्टेड है, वो होता है। जिसमें पहला आता है कि अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा से दूरी। अब देखो यहां पर ये अज्यूम कर लेते हैं हम, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है बेटा, ये 23.5 डिग्री की आपकी कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री है आपकी मकर रेखा, ठीक है। इधर ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है, कि 90 डिग्री साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अक्षांश व भूमध्य रेखा से दूरी, कि जैसे जैसे किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, उस स्थान के ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती जाती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण उस स्थान पर कम सूर्यताप है वो प्राप्त होता है और टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है। अगर हम बात करें इस जोन की, ठीक है, ये जोन क्या है, इसको हम उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं, टोरिड जोन है। इस पर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती है, दिन और रात यहाँ पर बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है, तो इस क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा पाया जाता है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी अक्षांश बढ़ते जाते हैं, जैसे 0, 10, ठीक है, ये 10 डिग्री की लगा लो, ये 20 डिग्री की, ये 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री, ऐसे ये 90 डिग्री तक जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे लैटिट्यूड है वो इंक्रीज होते जाते हैं, सूर्य की किरणें क्या है वो तिरछी होती जाती हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं वैसे वैसे टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, और 90 डिग्री पर हम पहुंचते हैं, यहाँ तो बर्फ जमी हुई, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कोई भी प्लेस समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर होगा वहां पर तापमान है वो कम पाया जाता है। वायुमंडल धूलकणों, गैस व अशुद्धियों द्वारा अवशोषित उष्मा से गर्म होता है। अब जो वायुमंडल है वो धूलकणों, डस्ट पार्टिकल, गैसेस और जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, उनके द्वारा वायुमंडल है वो गर्म होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हीट बजट ऑफ द अर्थ की क्या होता है कि लघु किरणें यानी शॉर्ट वेव्स को तो वायुमंडल है वो सीधा क्रॉस करके शॉर्ट वेव्स तो पृथ्वी तक आ जाती हैं, लेकिन जो गैसें हैं वायुमंडल की वो लॉन्ग वेव्स के रूप में, टेस्टेड रेडिएशंस के रूप में, जो भौमिक विकिरण द्वारा वापस ऊष्मा जाती है तो उस ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे ही वायुमंडल है वो गर्म होता है। ठीक है। ऊंचाई के साथ वायु विरल होती जाती है और उसका घनत्व भी घटता जाता है। परिणाम स्वरूप ऊंचाई के साथ वायु में अवशोषित होने वाली उष्मा की मात्रा भी घटती जाती है। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती, मान लीजिए हमने लगा लिया कि सी लेवल है, कि इससे जैसे जैसे ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है, वायु है वो विरल होती जाती है और उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो भी कम होता जाता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः वायु की निचली परतों में, अब जो वायु की निचली परतें हैं उनमें क्या होता है कि 165 मीटर की हाइट के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, यानी 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान है वो घटता जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर, अब हम बात करते हैं कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, यानी इसे तापमान की नॉर्मल लैप्स रेट है वो कहा जाता है, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर है वो घटता जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर घटता है सिर्फ वायुमंडल की निचली लेयरों में। ठीक है, उसके बाद जो समताप मंडल आता है जिसकी हाइट पाई जाती है 18 से 50 किलोमीटर तक, तो शुरुआत का जो 20 किलोमीटर तक का एरिया होता है उसमें टेम्परेचर है वो समान रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना है वो स्टार्ट है वो हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि हम हिली एरिया में जाते हैं तो वहां पर हमें ठंडक महसूस होती है, जैसे आप शिमला चले जाओ, कुल्लू मनाली चले जाओ,
जून के महीने में भी वहां पर टेम्परेचर है वो डाउन रहता है और वहां पर आपको गर्मी है वो नहीं लगती। इसका रीजन यही है क्योंकि वो समुद्र तल से ऊंचाई के ऊपर स्थित है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका समुद्र तट से दूरी, कि कोई भी प्लेस जो समुद्र तट से दूर होगा वहां का टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा और उच्चतर विशिष्ट ऊष्मा के कारण जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, जबकि स्थलीय भाग शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण समुद्र तटीय प्रदेशों का तापमान भीती प्रदेशों की अपेक्षा अधिक समान रहता है। इसी देखो क्या होता है कि जो समुद्र है उसमें विशिष्ट ऊष्मा के कारण लेयर बाय लेयर है वो जल है वो गर्म होता है, कि लेयर बाय लेयर जल गर्म होने के कारण जल है वो देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। इसके विपरीत जो स्थल भाग होता है, जो लैंड पार्ट होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा है वो हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब भौमिक विकिरण द्वारा ऊष्मा रिलीज होती है तो स्थल भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जो जलीय भाग होता है वो ऊष्मा धीरे धीरे रिलीज होती है। इसलिए समुद्र तट के जो किनारे जो शहर होते हैं, जो स्थान होता है, वहां का टेम्परेचर है वो ज्यादा समान रहता है। जैसे हम बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई का टेम्परेचर है वो समान रहता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। मुंबई के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो दिन में ज्यादा होता है, रात को टेम्परेचर है वो गिर जाता है। वो स्थल भाग के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका समुद्री धाराएं। अब जो समुद्री धाराएं होती हैं वो भी किसी स्थान के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। जब गर्म जल की धाराएं आती हैं तो उस स्थान के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, और ठंडे जल की धाराएं आती हैं वो किसी स्थान के टेम्परेचर को है वो घटा देती हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से इतनी ठंडी पवनें आती कि उत्तरी भारत के को सर्दियों में वो बिल्कुल बर्फ से जमा देती, लेकिन हिमालय के कारण वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोक लेता है और उत्तरी भारत में टेम्परेचर वो ज्यादा नहीं गिर पाता। इसी प्रकार समुद्री धाराएं जो होती हैं वो गर्म जल की धाराएं होती हैं वो किसी स्थान के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, और ठंडे जल की जो धाराएं होती हैं वो किसी स्थान के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। समुद्री धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंड का स्थानांतरण करती रहती हैं। अब ये जो समुद्री धाराएं हैं ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा से तो ध्रुवों की ओर ऊष्मा को ले जाती हैं और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंड को ट्रांसफर है वो करती रहती है। गर्म या ठंडी धाराएं जिन तटीय क्षेत्रों के पास से गुजरती हैं वे वहां का तापमान उसी के अनुरूप अधिक या कम कर देती हैं। इसका कारण यह है कि इन धाराओं के ऊपर से बहने वाली पवनें अपने साथ गर्मी या ठंड तटीय क्षेत्रों में ले आती हैं। उसके बाद आता है आपका प्रचलित पवनें। ठीक है। हवाओं की दिशा भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है। उष्ण कटिबंधों से आने वाली तप्त पवनें तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों से आने वाली ठंडी पवनें तापमान को कम कर देती हैं। अब यह है उष्ण कटिबंधीय। इन क्षेत्रों से आने वाली जो पवनें होती हैं वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये गर्म पवनें आती हैं। ठीक है। और तटीय ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली जो पवनें होती हैं वो किसी स्थान के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। जैसे कि हम बात करें कि जून जुलाई में लू जो चलती है उत्तरी भारत के मैदानों में, वो उत्तरी भारत के मैदानों के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं क्योंकि वो गर्म पवनें हैं वो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, समुद्र से आने वाली पवनें आर्द्र होती हैं और वर्षा लाती हैं और तापमान की विषमता को कम कर देती हैं, जबकि महाद्वीपों के आंतरिक भागों से आने वाली शुष्क पवनें तापमान की विषमता को बढ़ा देती हैं। अब समुद्रों से आने वाली जो पवनें होती हैं वो मॉइस्चर अपने साथ लेकर आती हैं और तापमान की जो विषमता होती है, विषमता में जो डिफरेंशिएट होता है, कम और ज्यादा का जो अंतर होता है, उस अंतर को वो कम कर देती है। इसके उल्टा जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों से जो पवनें आती हैं वो शुष्क होती हैं और वो टेम्परेचर की विषमता को बढ़ा देती है। क्योंकि देखो इसका एक एग्जांपल है कि जैसे ही गर्मियों में हम कूलर चलाते हैं, कूलर है वो ठंडी हवा देता है क्योंकि उसकी जालियों में से वायु है वो बाहर की हवा को खींचता है और वो जालियों पर पानी गिरता रहता है, तो हवा जैसे ही उन जालियों को क्रॉस करती है उसमें नमी की क्वांटिटी है वो आ जाती है। इसी कारण जो वो हवा है वो ठंडी हमें प्राप्त होती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में गर्मियों में चलने वाली लू कई बार तापमान को 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देती है। अब उत्तरी भारत के मैदानों में गर्मियों में चलने वाली जो लू एक स्थानीय पवन है। ठीक, लू क्या है? एक स्थानीय पवन है कि उत्तरी भारत के मैदानों में गर्मियों में मई जून के महीने में जो लू स्थानीय पवन चलती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, वो बढ़ा देती है और कई बार तो टेम्परेचर को 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज है वो कर देती है, यानी तापमान है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है।
उसके बाद आता है कि भूमि का ढाल, कि भूमि का स्लोप कैसा है, ये भी टेम्परेचर को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिणी ढाल और दक्षिणी गोलार्ध में पर्वतों के उत्तरी ढाल सूर्य के सामने पड़ते हैं। कि उत्तरी गोलार्ध में, अब उत्तरी गोलार्ध देखेंगे नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये तो होगा आपका उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होगा आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिणी ढाल और दक्षिणी गोलार्ध में पर्वतों के उत्तरी ढाल। कि उत्तरी गोलार्ध में, इस उत्तरी गोलार्ध में तो पर्वतों के दक्षिणी ढलान यानी साउथर्न स्लोप, और दक्षिणी गोलार्ध में पर्वतों के नॉर्दर्न स्लोप है, वो सूर्य के सामने पड़ते हैं। सूर्य के सामने पड़ी ढालों पर किरणें सीधी पड़ती हैं जो अधिक सूर्यताप प्रदान करती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। अब जो ढाल सूर्य के सामने पड़ेगा वहां पर सूर्य की किरणें वो सीधी प्राप्त होंगी, सीधी प्राप्त होने के कारण उस स्थान पर टेम्परेचर है वो ज्यादा प्राप्त होगा, और वहां जो सूर्यताप है वो ज्यादा प्राप्त होगा, टेम्परेचर है वो भी ज्यादा पाया जाएगा। सूर्य से विपरीत दिशा में स्थित ढालों पर किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहां कम तापमान प्राप्त होता है। अब जो भाग सूर्य के सामने, जैसे कि हमने ये कहा कि ये भाग है, ये सनरेज है, ये इसके सामने आ रही है, ठीक है, इस भाग ये सूर्य के सामने पड़ रहा है, तो यहाँ सूर्य के सामने पड़ने के कारण यहाँ पर क्या है कि सूर्यताप वो ज्यादा प्राप्त हो रहा है। ज्यादा सूर्यताप प्राप्त होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर है वो ज्यादा पाया जाता है। इसके कंपैरिजन में ये भाग है, ये अपोजिट बैकवर्ड पार्ट है, यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही है, ठीक है। जब सूर्य क्षितिज पर होगा तो यहाँ पर तो सीधी किरणें आएंगी और यहाँ पर किरणें वो तिरछी होंगी, तो तिरछी होने के कारण यहाँ पर सूर्यताप कम प्राप्त होता है और टेम्परेचर है वो भी कम पाया जाता है। उसके बाद आता है कि आपका भूतल का स्वभाव, कि आपके भूतल का स्वभाव है वो कैसा है। किसी स्थान का तापमान वहां प्राप्त सूर्यताप के अवशोषण और प्रतिबिंबन की मात्रा पर निर्भर करता है। हिम तथा वनस्पति से ढके प्रदेश सूर्यताप की अधिकांश मात्रा को प्रतिबिंबित करके वापस वायुमंडल में लौटा देते हैं। कि जैसे ये अर्थ, ये एरिया मान लिया हमने आपका, ठीक है, इसमें ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये हिम का आवरण है, तो ये क्या होगा कि भूतल का स्वभाव यानी वनस्पति ने इसको कवर कर रखा है, तो ये क्या होगा, या इसको सूर्यताप यानी इंसोलेशन की क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करके वापस वायुमंडल में लौटा देगा, तो अर्थ सरफेस तक सूर्यताप प्राप्त नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां पर टेम्परेचर है वो कम होगा। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि ऐसा प्लेस है कि जहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, साफ मौसम साफ है और डायरेक्ट सनलाइट है वो अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है, तो वहां पर सूर्यताप है वो ज्यादा प्राप्त होगा और तापमान भी है वो ज्यादा पाया जाएगा। जैसे हम बात करें भारत के थार डेजर्ट की या पश्चिमी राजस्थान की, वहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, तो वहां पर सूर्यताप है वो ज्यादा प्राप्त होता है। जिस कारण इन प्रदेशों का तापमान कम रहता है। इसके विपरीत काली व गहरी मिट्टियों और रेत से ढके भूपृष्ठ के भाग सूर्यताप की अधिकांश मात्रा को अवशोषित करके वहां के तापमान को ऊंचा कर देते हैं। ये तो बात हो गई डेजर्ट की या वनस्पति कवरिंग की। अगर हम बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल का, जो दक्कन ट्रैप पर पाई जाती है भारत के महाराष्ट्र में, जो ब्लैक कलर होता है वो इंसोलेशंस को एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के कारण उस स्थान पर सूर्यताप की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा प्राप्त होती है और टेम्परेचर है वो भी हाई रहता है। उसके बाद 8th पॉइंट आता है आपका मेघ तथा वर्षा। जिन प्रदेशों में आकाश अधिकतर बादलों से ढका रहता है और वहां वर्षा भी अधिक होती है, लेकिन वहां तापमान बहुत अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि बादल सूर्य की किरणों को पृथ्वी तल तक नहीं पहुंचने देते और उन्हें वापस प्रतिबिंबित कर देते हैं। कि वो स्थान जो बादलों से ढका रहता है, बादलों से ढका रहने के कारण वहां पर वर्षा भी ज्यादा होती है, उस स्थान का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं पाया जाता, क्योंकि बादल जो सूर्य की इंसोलेशन आता है उस इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करके वापस अंतरिक्ष में लौटा देते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका पर्वतों का अवरोध। अब पर्वतों का अवरोध भी सूर्यताप की मात्रा को या टेम्परेचर को प्रभावित है वो करता है। पर्वत ठंडी हवाओं को रोककर दूसरी ओर स्थित क्षेत्र को ठंड से बचाते हैं, जिससे तापमान नीचे नहीं गिरने पाता। उदाहरण के तौर पर कोलकाता और चीन का कैंटन दोनों तटीय नगर हैं और एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। कैंटन कोलकाता की अपेक्षा ठंडा है। इसका कारण यह है कि हिमालय कोलकाता को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों से बचा लेता है, जबकि कैंटन के पास पर्वतीय अवरोध न होने के कारण वहां भयंकर ठंड होती है। अब देखो पर्वतों का अवरोध यानी बैरियर ऑफ द माउंटेन,
कि माउंटेन जो बैरियर है, रुकावट है, वो भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। अब भारत का कोलकाता और चीन का कैंटन दोनों सेम अक्षांश, मान लो कि हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों 50 डिग्री अक्षांश, या हम ये कह सकते हैं कि 50 तो नहीं, कि जैसे हमने कह दिया कि 30 डिग्री की अक्षांश रेखा, ये कैंटन, ठीक है, कोलकाता 30 डिग्री की अक्षांश रेखा के ऊपर ये स्थित हैं दोनों। अब कोलकाता का टेम्परेचर इतना नहीं गिर पाता जितना कैंटन का टेम्परेचर है वो गिर जाता है। रीजन क्या है कि भारत के उत्तर में विशाल हिमालय स्थित है जो साइबेरिया से आने वाले ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकता है, इसलिए कोलकाता का टेम्परेचर है वो नीचे नहीं गिर पाता। लेकिन जो कैंटन है उसके रास्ते में उसके पास कोई पर्वतीय सेफ्टी नहीं है या कोई पर्वतीय रुकावट है वो नहीं है।